जी डियर फ्रेंड्स, आज सेंटेंस करेक्शन नहीं है। CSS 2022 के रिटर्न पार्ट का कल रिजल्ट आया है और मैं उसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। उसके स्टैटिस्टिक्स भी मेरे पेश नज़र नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि नाकाम क्यों हो गए और कामयाब कैसे हुए। इन चीज़ों को समझना है ताकि आपके लिए कामयाबी का रास्ता हमवार हो जाए। अब इसमें देखिए, जनरल कैटेगरी तो दो ही हैं, पास हो गए और नाकाम हो गए। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी भी है कि जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया और लक ने उनकी फेवर नहीं की और वो कामयाब नहीं हो पाए। मेरी हमदर्दियां उनके साथ हैं और हकीकत में ये 0.01% हैं जिनके साथ लक का एलिमेंट हुआ हो। रिमेनिंग जितने भी लोग हैं, जो कि मेजॉरिटी है, नाकाम हो गए एस्पायरेंट्स, उनके यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सर्टन प्रॉब्लम्स हैं। अब वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, अ, इसके बाद हम कामयाब होने वालों के फीचर्स भी देखेंगे और मैं आपके साथ उनका रिटर्न एक्सप्रेशन, उनके हाथ का लिखा हुआ शेयर भी करूंगा। पहले हम देखते हैं नाकाम होने वाले एस्पायरेंट्स। मेरे पास क्योंकि इवेल्युएशन के लिए आते रहते हैं एक्सप्रेशन, तो उसमें सबसे पहला और मेजर जो प्रॉब्लम है वो है ग्रामर, इल ग्रामर। ग्रामर, बेसिक और एडवांस ग्रामर। एडवांस ग्रामर जिसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, नंबर ऑफ अदर थिंग्स, उस उसको थॉरली नहीं पढ़ा हुआ होता। ठीक है, गुजारा किया हुआ होता है और उसका नतीजा क्या होता है, वो कुछ और कह रहे होते हैं। एग्जामिनर जब वर्ड्स पढ़ता है तो उसे कुछ और बात समझ आती है या ग्रामर इल होने की वजह से समझ ही नहीं आती। सो एक बेसिक लैप्स ये है और ये बहुत ज़्यादा एस्पायरेंट्स हैं। उसकी वजह यह है कि ये ओवरलुक कर जाते हैं ग्रामर वाले सेक्शन को और पढ़ते भी हैं तो सरसरी सा पढ़ लेते हैं कि डिग्री ली है हमने। श्योरली आपके पास डिग्री है, लेकिन ग्रामर को थॉरली कंप्लीट पढ़ना वो कुछ और चीज़ बात है, वो कुछ और चीज़ है। और उसको पढ़े बगैर कामयाबी बहुत दूर की बात है। एक तो वीक ग्रामर होगी। दूसरी सूरत हाल ये होती है कि लॉन्ग वर्ड्स यूज करते हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करते हैं। ये मैं पहले भी एक वीडियो में कह चुका हूं कि वो फर्द या अफराद जिन्होंने ये बात फैलाई है कि ऐसे के अंदर या प्रेसी के अंदर मुश्किल अल्फाज लिखेंगे तो एग्जामिनर इम्प्रेस होगा और आपको मार्क्स देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे अफराद को मैं खुल्लम खुल्ला ये बात कहता हूं कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दे। उसकी वजह यह है कि उनकी इस प्रोपिगेशन की वजह से बहुत ज़्यादा एस्पायरेंट्स जो हैं वो नाकाम होते हैं। ठीक हो गया। अब चॉइस ऑफ वर्ड्स, उसको देखने के बाद बात आती है बिलखसूस आउटलाइन राइटिंग की। अब यहाँ पे लक वाले अफराद भी आ जाएंगे जो लक का मामला कहते हैं कि जी हमारे साथ हार्ड लक होगी। देखें, आउटलाइन के अंदर मल्टीपल फैक्टर्स हैं। आपकी फ्रेजिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, ग्रामर के लिहाज से भी और मानी के लिहाज से भी, और ऑन टारगेट होनी चाहिए। इसकी मिसाल मैं इस तरह से दूंगा कि अगर आपके पास दो टाइटल्स हैं, एक टाइटल है सेव वाटर, एक टाइटल है डू नॉट वेस्ट वाटर। अब कंटेंट तकरीबन एक जैसा ही आएगा, लेकिन दोनों में, सेव वाटर में आप कंटेंट डिफरेंट एंगल से पेश करेंगे और डू नॉट वेस्ट वाटर में आप कंटेंट डिफरेंट एंगल से पेश करेंगे। अगर आप डू नॉट वेस्ट वाटर में भी सेव वाटर के अंदाज से लिखेंगे तो एग्जामिनर कैसे पास करेगा। सो आउटलाइन की ग्रामर और उसकी फ्रेजिंग की डायरेक्शन, कि वो बिल्कुल टाइटल के मुताबिक फ्रेजिंग की गई हो, उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। एस्पायरेंट उसको महसूस नहीं कर पाता और नतीजे में क्या है, रिजल्ट खराब हो जाता है। अच्छा, आउटलाइन की फ्रेजिंग के बाद उसकी ऑर्गेनाइजेशन के मसाइल और पूरी आउटलाइन में प्रोपोर्शन के मसाइल, के किस पार्ट को कितना आंसर देना है, ये मसाइल आ जाते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद पैराग्राफिंग। पैराग्राफिंग क्या चीज, क्या चीज को तो छोड़ें, पैराग्राफिंग में क्या प्रॉब्लम आते हैं
के बाद का कोई सर पैर नहीं मिलता, टॉपिक सेंटेंस वो नहीं समझ आ रहा, अगर वो ठीक लिख लिया है तो उसके बाद जब आगे जा रहे हैं तो फोकस शिफ्ट कर दिया, बात कहीं से कहीं चली गई। व्हाट, वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, ये चीजें ठीक तरह से एक्सप्रेस नहीं की होती, एक लॉजिकल ऑर्डर में नहीं होती। फिर रेलेवेंस का मसला, बात कोई करनी है लिख कुछ और रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स आते हैं आउटलाइन के अंदर और पैराग्राफिंग के अंदर। इसके साथ साथ नेक्स्ट चीज है टोन। एसेज को इस तरह से लिख दिया जाता है कि वो महसूस होता है कि किसी न्यूज़पेपर का कोई एडिटोरियल है। एसे एक डिफरेंट जेनरे है, एडिटोरियल एक डिफरेंट जेनरे है। टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। टोन ठीक ना होने की वजह से एग्जामिनर पास नहीं करता। एंड देन फाइनली कोहेजन, जिसका पहले भी मैंने तज़किरा किया, फोकस शिफ्ट हो जाना, बात कोई करनी है कह कुछ और रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से एस्पायरेंट्स नाकाम हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो कामयाब हुए हैं एस्पायरेंट्स, उनके फीचर्स क्या हैं। देखें, एक तो वो सिंपल लिखते हैं, ठीक हो गया, आसान। दूसरे वो क्लियर लिखते हैं, सिंप्लिसिटी का ही नतीजा है क्लैरिटी। इसको बजाय मैं इसके ऊपर बातचीत लेक्चर के अंदर करूं, मैं आपको ये कहूंगा कि आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की क्लास 9 की बुक लीजिए और उसमें से एक लेसन पढ़िए, 3 days to see। हेलन केलर का लेसन है, वर्ल्ड क्लास राइटर है, और उसका एक्सप्रेशन इतना सिंपल है और इतना क्लियर है कि क्लास 9 का बच्चा उसको समझ लेता है। उसके लिए सिलेबस में शामिल किया गया है, ठीक हो गया। इसी तरह इंटरमीडिएट में इंग्लिश ऐसे की जो बुक है, उसमें से चाइनाज वे टू प्रोग्रेस, वो पढ़ के देखिए। यू विल फाइंड बहुत आसान इंग्लिश लिखी हुई है, बहुत आसान अल्फाज लिखे हुए हैं, और थॉट जो है बहुत क्विकली समझ आ जाती है। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हमारा ऐसे वो इस अंदाज से लिखा होता है कि शायद हम रसल के भी मामू जान हैं, और पढ़ने वाला वो वैसे ही उसको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। जो कामयाब होने वाले एस्पायरेंट्स हैं, वो बहुत सिंपल और क्लियर लिखते हैं, आसान लिखते हैं, पढ़ते साथ ही समझ आ जाती है, ठीक हो गया। और इसमें मैं आई कैन सेफली से कि अगर आपका रिटन एक्सप्रेशन, एसे, इवन प्रेसी, क्लास 9 के बच्चे को समझ नहीं आता कि आप क्या कह रहे हैं, और वो उसको पढ़ के आपकी बात का कायल नहीं हो जाता, तो कामयाबी को भूल जाएं। इतना सिंपल और इतना क्लियर होना चाहिए। थॉट्स को, डिफिकल्ट थॉट्स भी हैं, उनको आसान बनाकर लिखें। यह है सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी। आसान अल्फाज यूज करते हैं, आसान सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करते हैं, और उसके साथ साथ डिफिकल्ट थॉट को भी इंतहाई आसान बनाकर पेश करते हैं। उसके साथ साथ इनका नेक्स्ट फीचर क्या होता है कि ये रेलिवेंट लिखते हैं, कहीं कहीं भी आए माए शाये नहीं करेंगे। जो बात पूछी गई है, सेव वाटर कहा गया है, तो ये बताते हैं वेज टू सेव वाटर। कहा गया है डू नॉट वेस्ट वाटर, तो ये बताते हैं व्हाई नॉट टू वेस्ट वाटर। इसको आंसर करते हैं, यानी टाइटल की लाइन में जिस तरह से टाइटल को फ्रेज किया गया है, उसी तरह से आंसर देते हैं, और रेलिवेंट बात कहते हैं, ठीक हो गया। इररेलेवेंट चीज कोई नहीं होती। और सबसे बड़ा फीचर वो क्या है, कोहेजन इनके पास जबरदस्त होती है, एक स्टोरी लाइक फील होती है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग और एंड तक आप पढ़ते जाएं तो एक स्मूथ रिवर की तरह, पीसफुल स्मूथ रिवर की तरह इनकी थॉट्स जो है वो बहती चली 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 जाती है, और आप आसानी से बिगनिंग से लेके एंड तक पढ़ के समझ लेते हैं। ये फीचर है। और आउटलाइन की बिल्कुल क्लियर होती है, रेलेवेंट होती है, और प्रोपोर्शन भी ठीक होता है, उसकी ग्रामर की फ्रेजिंग भी ठीक होती है, एंड लुक एंड फील भी ठीक होती है। वो आप एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इनकी, कामयाब होने वाले एस्पायरेंट्स की, वो देखिए, विल कम टू नो, ओह, इतना काम, काम सिर्फ इतना सही है कि सिंपल लिखें, क्लियर लिखें, और रेलिवेंट लिखें।
सो ये है फर्क कामयाब और नाकाम होने वाले एस्पायरेंट्स का। श्योरली कामयाब होने वालों के पास ग्रामर का क्वेश्चन ही नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि वो चॉम्स्की बन गए हैं कि उनके पास ग्रामर की मिस्टेक नहीं होती, इक्का दुक्का हेयर एंड देयर हो जाती है, लेकिन उनका पीस ऑफ राइटिंग पूरी तरह से आसानी से समझ में आता है। सो ये फीचर्स हैं कामयाब होने वाले एस्पायरेंट्स के लिए। अब ये फीचर्स एक्वायर करना, अच्छा टोन भी इनकी ऐसे की टोन होती है, डल और ड्राई नहीं होती, बड़ी फॉर्मल, क्लियर, आसान और ऐसे की टोन होती है। इसके बाद जो और चीज आ जाती है, ओके, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये सारा कुछ एक्वायर कैसे किया जा सकता है। ठीक है, देखें, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब यहाँ पे भी आके एस्पायरेंट्स की दो टाइप्स हो जाती हैं। मेजॉरिटी फेल हुई, और मेजॉरिटी का मामला ये है कि वो हर वक्त लेक्चर्स लेते चले जाएंगे। एक दोस्त उनके तो बाकायदा उनके हाथों में सताया गया कि जब पढ़ा रहा हूं तो वो यूट्यूब के हाफिज थे। एंड आई थॉट ये क्या बला लिखेगा बंदा। बहरहाल वो हर चीज में इंतहाई जबरदस्त, ऐसे राइटिंग के रूल्स के ऊपर हर तरह की उनके पास इंफॉर्मेशन, लेकिन जब लिखना बैठे, जब लिखा हुआ भेजा, दो सेंटेंसेस भी ग्रामर में सीधे नहीं थे, मानी के लिहाज से सीधे नहीं थे। सो ये बात याद रखिए, ऐसे राइटिंग एक हद तक उसके रूल्स का पता होना जरूरी है, और बहुत जरूरी है, लिखने से पहले पता होना जरूरी है। लेकिन बाकी सारा काम किस चीज पर डिपेंड करता है? 99.9% डिपेंड करता है आपके रिटन एक्सप्रेशन के ऊपर। आपको लिखना आता है कि नहीं आता। देखिए, हम लेक्चर्स लेते हैं तो वो लिसनिंग स्किल है, सुनने का स्किल हमारा इंप्रूव हो रहा है, नॉलेज एक्वायर करने का स्किल इंप्रूव हो रहा है। राइटिंग एक सेपरेट स्किल है। तो ऐसे राइटिंग का ताल्लुक किस चीज से है? राइटिंग से, आउटपुट से। वो एक बिल्कुल अलग स्किल है। तो अगर हम सिर्फ इनपुट लेते रहेंगे तो क्या उसका नतीजा हो जाएगा ये कि हम आउटपुट ठीक दे देंगे? तो इसका आंसर है नो। तो सबसे बड़ा फर्क इनका और नाकाम होने वाले एस्पायरेंट्स का वो क्या है? कामयाब होने वाले एस्पायरेंट्स रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, लिखते हैं और लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं, और उसके साथ साथ उसको इवेल्युएट भी करवाते हैं। देखें, इवेल्युएशन बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि जो हम लिख रहे हैं, अगर वो कोई मेंटोर उसको देख नहीं रहा तो वो कैसे बताएगा हम हमारे लैप्सेस? हमें कैसे पता चलेगा कि लैप्सेस कहाँ हो रहे हैं? तो वो मेंटोर बताएगा। अब इसमें एक तरीका तो फीडबैक का ये है कि हम उसको कह देते हैं जी ग्रामर इम्प्रूव कर लो, और फिर उसको कह देते हैं कि कोहेजन बेहतर कर लो, या चॉइस ऑफ वर्ड्स इम्प्रूव कर लो, एंड दो तीन और कमेंट्स जो रूटीन के कमेंट्स हैं। और उसके बाद क्या है, उसको मार्क्स लगा के फीस ली और अल्लाह के हवाले। तो भाई यहाँ पर मेरा एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि जो हमने उसको मशवरे दिए हैं, अगर वो इन बातों को प्रैक्टिस में लाने के काबिल होता तो वो ये गलतियां कमिट करता ही क्यों? सो दिस टाइप ऑफ फीडबैक और इवेल्युएशन, दैट इज नॉट सफिशिएंट, और ना ही वो यूजफुल है एस्पायरेंट के लिए। मेरे पास जो तरीका है इवेल्यूशन का, वो क्या है? आपने पीस ऑफ राइटिंग भेजा, उसको मैंने देखा, उसके ऊपर गलतियां मैंने मार्क की, लफ्ज ब लफ्ज चीज़ों को मार्क किया कि ये मिस्टेक्स हैं, और साथ में तीन तरह से फीडबैक है। अगर सिर्फ रिटर्न से गुजारा होता है, यानी कोई माइनर मिस्टेक है, तो वो मैं इन राइटिंग लिख के दे देता हूँ कि इसको यूं नहीं यूं लिखें। अगर थोड़ी सी डिटेल रिक्वायर्ड है तो उसे वॉइस नोट पे कन्वे कर देता हूं कि आप बात को यूं नहीं यूं कहिए, और सॉल्यूशन बताता हूं कि दिस इज द प्रॉब्लम एंड दिस इज द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ये है, इस तरह से लिखें, ये नहीं कि ये गलती निकल आई है इसको ठीक कर लें। बेचारा एस्पायरेंट क्या करेगा? तीसरे ये कि जहां पर ज़रूरत है एस्पायरेंट को फ़ोन कॉल के ऊपर या व्हाट्सएप कॉल के ऊपर बताया जाता है कि ये आपकी जो मिस्टेक है, ये किस तरह से एग्जामिनर को तंग करेगी, आपका रिजल्ट खराब करेगी, और फिर साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको किस तरह से एक्सप्रेस करना चाहिए।
ठीक हो गया। तो ये एक तरह से इंडिविजुअल कोचिंग की तरह से हो जाता है। सो इवैल्यूएशन इस तरह से मुसलसल करवाते रहना वो बहुत जरूरी है। उसके नतीजे में पूरी प्रेपरेशन, प्रैक्टिस, इवैल्यूएशन, उसके नतीजे में कामयाबी जो है वो नसीब होती है। तो अब जो कामयाब होने वाले एस्पायरेंट्स हैं, लाइक मिस आयशा हैं, मिस जवेरिया हैं, और काफ़ी सारे नाम हैं मेरे जहन से महव हो रहे हैं। मिस अनीला ने एक बड़ा मुख्तसर सा सेशन लिया था इवोल्यूशन के लिए, उनका एक्सप्रेशन है। डॉक्टर हिरा हसन, उनका एक्सप्रेशन है। तो वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए, उसको क्लिक कीजिए, और वहाँ पर इनके अपने हाथ से लिखा हुआ काम, वो पेजेस के इमेजेस मैंने वेबसाइट पर दिए हैं, उनको देखें और पढ़ें। यू विल फाइंड इंतहाई सिंपल, क्लियर, टू द पॉइंट लिखा हुआ है। सो सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी और टू द पॉइंट एंड रेलेवेंट, कोहेसिव लिखा हुआ एग्जामिनर को बुरा नहीं लगता, एग्जामिनर को बहुत ही अच्छा लगता है। रादर वो खुश होता है। इमेजिन कि आपके सामने अगर 20,000 तरह के खाने रखे जाएं और हर एक में रेत आ रही है, तो 100, 200, 300, 500 के बाद आपको इंतहाई लजीज खाना नसीब हो, तो आपको कितनी खुशी होगी। यही सूरत हाल एग्जामिनर की है। जैसे ही सिंपल और क्लियर पेपर उसके सामने आता है, वो खुश हो जाता है और शुक्र अदा करता है। वो हमारा दुश्मन नहीं है। रादर मैं ये कहता हूँ वो बहुत रहम दिल होता है। जब वो इस तरह की सूरत हाल रिपीटेड देखता है कि ऑकवर्ड एक्सप्रेशन आ रहे, तो दुआ कर रहा होता है, या अल्लाह कोई तो आ जाए जिसको मैं पास कर दूं। तो जैसे ही उसके पास सिंपल और क्लियर, मैट्रिक के बराबर इंग्लिश आती है, सिंपल और क्लियर होती है, रेलेवेंट लिखा हुआ होता है, तो वो पास कर देता है। सो वीडियो के बाद लिंक को क्लिक कीजिए और कामयाब होने वाले एस्पायरेंट्स का एक्सप्रेशन देखिए, एंड रेस्ट एश्योर्ड आप भी कामयाब हो सकते हैं। सिंपल, क्लियर और रेलेवेंट और स्टोरी लाइक कोहेसिव लिखिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।